अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं आमिर शहजाद रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहां कहीं भी होंगे हंसते खेलते होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर आए हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक लिंक भेजा। उसने कहा यार ये वीडियो है जो नई नई अपलोड हुई है, इसके ऊपर आप रिएक्शन दें। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री के बारे में, इंडिया का कोई शहर है उसके बारे में हिस्ट्री के ऊपर इसका बताया गया है। मैं आपको टाइटल बता देता हूँ कि किस के बारे में। वीडियो देखी तो नहीं है लेकिन गाइड थोड़ा सा हो गया है कि किस कैटेगरी से, किस से रिलेटेड है। तो इसमें है हिस्ट्री ऑफ गोवा, लिबरेशन बाय इंडिया फ्रॉम पोर्तुगीज। तो इसके बारे में ये है, इस पे देखते हैं कि ये क्या है, क्या इसके बारे में दिखाया गया है, इसके ऊपर एक्शन देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मुतबाना सी गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपको ओरिजिनल वीडियो इसकी देखने हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3, लेट्स गो। तो जरूर सच है कि भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है क्योंकि पूरा भारत आजाद नहीं हुआ था। गोवा अभी बाकी था। ये गोवा अंग्रेजों ने नहीं बल्कि पुर्तगालियों के अधीन था, जिन्होंने यहाँ 450 साल राज किया। जहाँ अंग्रेज सन 1600 में पहली बार भारत आए थे और उन्हें यहाँ पर कब्जा करने में 100 साल से ज्यादा तक का वक्त लगा था, वही पुर्तगाली लोग मुगल शासन के वक्त से पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे और तब से ही भारत के लोगों पर राज कर रहे थे। कैसे हुआ था ये आज सब जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कहानी यूरोप से शुरू करते हैं, जहाँ 2 नए बदलाव हुए थे। सालों से स्पेन पर अरब के मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन बाद में उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया और वहां पर ईसाई शासन आ गया। दूसरा बदलाव था कॉन्स्टेंटिनोपल या आज के इस्तांबुल पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा होना। अब भारत इस पिक्चर में ऐसे आता है कि भारत से जितना भी सामान यूरोप तक जाता था वो जमीनी रास्ते से पहुंचता था और ज्यादातर इसे भारत से आने वाले दूसरे व्यापारी लाया करते थे। ऑटोमन साम्राज्य ने इस सामान पर बहुत भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिस कारण स्पेन और पुर्तगाल में ये सामान महंगा बिकने लगा। इस वजह से इन दोनों देशों को लगा कि अब अगर भारत से व्यापार करना है तो कोई और रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे में स्पेन ने कोलंबस नाम के नाविक को भारत तक एक समुद्री रास्ता खोजने के लिए भेजा, लेकिन रास्ते में कोलंबस गलती से भारत की जगह आज के अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज हुई। कोलंबस को लगा वो इंडिया पहुंच गया है, इसलिए उसने वहां के लोगों को इंडियंस कहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को इंडियंस या रेड इंडियंस कहकर ही बुलाया जाता है। स्पेन के बाद पुर्तगाल ने भी अपने नाविक भारत की तरफ भेजे, जिसमें पहला था बार्टोलोमियो दियास का जत्था, जो अफ्रीका के किनारे किनारे चलता हुआ साउथ अफ्रीका के एक द्वीप तक पहुंचा। इसे उसने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया, लेकिन ये भी भारत नहीं पहुंच पाया। और फिर 1497 में पुर्तगाली प्रशासन और राजा मैनुअल प्रथम का आशीर्वाद पाकर वास्को डी गामा ने भारत की तरफ यात्रा शुरू की। वास्को डी गामा पहले केप ऑफ गुड होप पहुंचा, फिर मेडागास्कर, वहां से मोसम्बिक और आखिर में वास्को डी गामा भारत की तरफ रवाना हुआ और केरल के ले कालीकट तक पहुंच गया। सहूलियत के लिए ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा पहला यूरोपियन आदमी था जिसने भारत की सरजमी पर कदम रखा था, वरना तो यहाँ पर ग्रीक्स 2000 साल पहले ही कदम रख चुके थे। लेकिन लंबे समय से कोई भारत नहीं आया था। कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, क्योंकि राजा को अब एक व्यापार का नया रास्ता खुलते हुए दिख रहा था। लेकिन ये मुलाकात जल्द ही हिंसक हो गई। दरअसल उस वक्त तोहफे पेश करने का रिवाज था। वास्को डी गामा यूरोप से था, इसलिए उसने राजा को एक हैट, कुछ पीतल के बर्तन, कुछ किलो चीनी और शहद पेश की। अब वास्को डी गामा के लिए तो ये कीमती चीजें थी, लेकिन आप समझिए कि चीनी बनाने की कला भारत से ही विकसित हुई थी। शहद की भी यहाँ कोई कमी नहीं थी। पीतल के बर्तन में उस वक्त यहाँ के गरीब लोग खाना खाया करते थे और सोने के मुकुट पहनने वाला राजा एक हैट का क्या ही करता। राजा को ये उसका अपमान लगा। साथ ही उसे ये शक भी हुआ कि जरूर वास्को डी गामा कोई समुद्री लुटेरा है, राजदूत नहीं। इसलिए उसने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और कई पुर्तगाली मारे गए।
लेकिन पुर्तगालियों के जहाज में तोपें लगी थी, जिससे उन्होंने भीषण बमबारी की। आखिर में वास्को डी गामा बहुत से मसालों और जड़ी बूटियों के साथ वापस पुर्तगाल चला गया। ये सभी चीजें उस वक्त यूरोप में इस कदर महंगी थीं कि सिर्फ इन्हें बेचकर वास्को डी गामा ने अपने आने जाने का खर्चा तो निकाला ही, साथ ही 60% का मुनाफा भी कमा लिया। यहाँ से जाकर वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों को बताया कि किस तरह भारत के लोगों के पास अच्छे हथियार नहीं है और अरब के मुसलमान वहीं से सामान लाकर इधर यूरोप में अमीर हो रहे हैं। वास्को डी गामा का कहना था कि भारत पर नौसेना से हमला किया जाए। इसके बाद 1498 में स्टाडो द इंडिया नाम से एक कंपनी की स्थापना हुई और सन 1500 में पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल भारत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कालीकट पर बमबारी की। उसके बाद कोची के राजा से भी मिले और कर्नाटक के कन्नूर भी पहुंचे। उन्होंने एक अरबी जहाज पर भी हमला करके कब्जा कर लिया और ये जहाज भारत के राजाओं को भेंट में दे दिया। पेड्रो को भारत में व्यापार की परमिशन मिल गई। 1502 में वास्को डी गामा भी भारत लौटे और उन्होंने कोचीन में एक फैक्ट्री लगाई, जो मुख्य तौर पर एक गोदाम ही था, जहां भारत से खरीदा सामान रखा जाता था ताकि बाहर भेजा जा सके। इसके बाद फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पुर्तगाल शासन वाले भारत का पहला वाइसरॉय बनाकर यहाँ भेजा गया। फ्रांसिस्को ने अरब से आने वाले मुसलमान व्यापारियों का भारत में आना बंद कर दिया। वो उनके जहाज पर हमला करके उन्हें डुबा दिया करते थे। पुर्तगालियों की वजह से भारत को बहुत नुकसान होना था। साथ ही पुर्तगाली ईसाई धर्म का प्रचार करने और जबरन लोगों को कन्वर्ट करवाने के लिए भी बदनाम थे, जिस वजह से लोगों में पुर्तगालियों के खिलाफ नफरत पैदा होनी शुरू हो गई। इस वक्त कोचीन और कालीकट के राजा के बीच आपस में भी खटपट शुरू हो गई थी और कालीकट के राजा ने पुर्तगालियों का दामन अपना लिया और 1504 में बैटल ऑफ कोचीन हुई, जिसमें पुर्तगाली और कालीकट के सिपाही एक तरफ थे और दूसरी तरफ कोचीन के राजा की सेना। पुर्तगालियों ने कोचीन पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। साथ ही इस वक्त बाबर भी अपनी मुगलिया सल्तनत की स्थापना भारत में कर रहा था। पुर्तगाली गुजरात तक जा पहुँचे और अब उनका लक्ष्य दीव का द्वीप था, लेकिन गुजरात के शाह किसी भी हाल में ये रोकना चाहते थे और उन्हें साथ मिला इजिप्ट का, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों को पुर्तगाली भारत में व्यापार करने से रोक रहे थे। इसलिए 1507 में हुई जंग में पुर्तगाली हार गए, लेकिन आगे की जंगों में गुजरात के शाह ने इन मिस्र से आए लोगों का साथ नहीं दिया और धीरे धीरे पुर्तगाल ने अपनी अध्यापत स्थापित करना शुरू कर दिया और अंत में वो 1510 में गोवा तक जा पहुँचे। इसके बाद बहुत सालों तक गोवा इनके अधीन रहा, लेकिन फिर राम मनोहर लोहिया 1946 में एक बार अपने एक दोस्त से मिलने पहुंचे तो उन्हें गोवा की हालत के बारे में पता चला। उनका मानना था कि गोवा में पुर्तगाली शासन अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर था। उन्होंने वहां पर एक जनसभा की और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को उकसाया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी ने अखबार के एक लेख में इस गिरफ्तारी की आलोचना की और लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया और 5 साल के लिए गोवा से बैन भी कर दिया गया। लेकिन लोहिया ये वादा करके आए थे कि वो गोवा जरूर लौटेंगे। इसके बाद उन्हें गांधी का भी साथ मिला, लेकिन कांग्रेस के नेहरू और पटेल दोनों ही इस आंदोलन में विशेष ध्यान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका मत था कि इससे अंग्रेजों के खिलाफ चल रही लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। अंत में भारत आजाद हुआ, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के अधीन रह गया। वहाँ कई बार लोहिया ने आंदोलन किया। उन्हें गोवा के लोगों का और वहाँ की पार्टियों का भी साथ मिला और पूरे गोवा में आजादी की मांग तेज हो गई। पुर्तगाल इस वक्त तक नाटो का सदस्य था, जिस वजह से नेहरू सेना भेजने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब गोवा में कुछ मछुआरों पर पुर्तगालियों ने गोलियां चला दी तो उसके बाद ऑपरेशन विजय को 19 दिसंबर 1961 में लॉन्च किया गया और पुर्तगाली भारत की सीमा से भाग खड़े हुए। ये आजादी जहां गोवा को खुश करने वाली थी, वहीं लोहिया हमेशा मिलिट्री संघर्ष के खिलाफ थे। उनका मानना था कि गोवा को खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए थी। लेकिन कुछ भी हो, लोहिया ने 1946 में जिस आजाद गोवा का सपना देखा था वो आखिरकार साकार हो गया। तो ये थी गोवा की पूरी कहानी। ये राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य जरूर है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही रोचक है। आपको क्या लगता है, क्या नेहरू और पटेल वक्त रहते गोवा पर भी ध्यान देते तो गोवा को भी 1947 में आजादी मिल जाती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़बरदस्त, नाइस, वीआईपी। तो फ्रेंड, आपको कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत ही आपको खूबसूरत लगे। किस तरह के पुर्तगाल की और इसके गोवा की जो हिस्ट्री है आपको इसके बारे में पता चला होगा कि किस तरह एक लंबे अरसे से जंगें होती रही और इसके दरमियान जो है ना लगते रहे और आखिर फिर जो इन्होंने बताया जिस
मत करके वो आए और उन्होंने उकसाया, और फिर 1947 में जिस तरह के इंडिया आज़ाद हुआ और गोवा भी आज़ाद हो सकता था, लेकिन नहीं, उसके बाद जाके ये गोवा आज़ाद हुआ। तो बहुत ही नाइस और बहुत ही वीआईपी, और सबसे ज़्यादा इस चैनल वाले पे जो है ना नाइस है कि उन्होंने किस तरीके से एक बहुत ही बेस्ट और एक हिस्ट्री टाइप की वीडियो उन्होंने निकाली है। और इनके चैनल के ऊपर आप जाएं, विज़िट करें, लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और बेतहाशा और बहुत ही वीआईपी इन्होंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने और नॉलेज से रिलेटेड इन्होंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। बहुत ही कमाल की, बहुत ही बेस्ट आज की वीडियो लगी है हमें और बहुत ही बेहतरीन लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को भी हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही प्यारी लगी होगी। तो अगर आपको अपनी किसी वीडियो पर रिएक्शन देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने वीडियो का लिंक आप हमें सेंड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।